नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में साहित्य चर्चा के तहत एक कार्यक्रम पर इसके अंतर्गत हम बातचीत करने जा रहे हैं। साहित्य, साहित्यकार और संवाद। लेखक जो प्रतिबद्ध है लेखन की नई जमीन पर, उन्हीं के शब्दों में, कलम जब चलती है बेबाक बोलती है, कहीं मन की गुत्थी सुलझती है तो कहीं शाश्वत प्रश्न छोड़ती है, संकीर्ण रूढ़ियों को तोड़ती है, व्यापक दृष्टि प्रसारित करती है। इन पंक्तियों के रचयिता युवा कवि, लेखक, आलोचक, कथाकार एवं उपन्यासकार प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दूरदर्शन का भी बहुत स्वागत करता हूं, दूरदर्शन केंद्र का आपका भी बहुत स्वागत करता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया। तो आपसे हम बातचीत करेंगे, तब तक हम अपने दर्शकों को आपका परिचय दे दें संक्षेप में। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। पूर्वोत्तर के इस सुदूर क्षेत्र मेघालय में, शिलांग राजधानी में बैठ कर के निरंतर सृजन का कार्य कर रहे हैं और अपनी रोशनी से, साहित्य की रोशनी से इस साहित्य जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रोफेसर भरत प्रसाद जी साहित्य की कई विधाओं में 13 पुस्तकें लिख चुके हैं, जो कि प्रतिष्ठित प्रकाशनों से प्रकाशित हुई हैं। जनपद पत्रिका में संपादन का कार्य भी किया है। परिकथा, लोकोदय पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन का कार्य किया है। महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में ये निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं, जो कि एक सुखद अनुभव है हिंदी साहित्य जगत के लिए कि पूर्वोत्तर, जो कि हिंदीतर प्रदेश है, वहाँ से साहित्य का सृजन उच्च कोटि का निरंतर हो रहा है। आप कई पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। 2005 में सृजन सम्मान, 2008 में अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण भोपाल में, 2011 में युवा शिखर सम्मान शिमला में, 2014 में मलखान सिंह सिसोदिया कविता पुरस्कार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, 2014 पूर्वोत्तर साहित्य परिषद पुरस्कार शिलांग में आपको मिला है। आपकी कविताओं का अंग्रेजी और बंगला भाषा में अनुवाद भी हुआ है। और फिर एक दिन, जो कि आपकी पहली पुस्तक है, देसी पहाड़ परदेसी लोग, एक पेड़ की आत्मकथा, जो कि पुरस्कृत हुई है। किसी भी साहित्यकार का जो कि युवा है, कम उम्र है, कहते हैं अनुभव की कमी है, उसके लिखी हुई पहली रचना का पुरस्कार पाना, पुरस्कृत होना अपने आप में एक सुखानुभूति है। तो सबसे पहले पुनः हम आपका चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आपकी इतने कम उम्र में इतनी लंबी साहित्य यात्रा, यानी इसके विषय में अगर हम बात करें तो होगा कि मैं वक्त जाया करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक को आपसे रूबरू कराना है, आपसे बातचीत कराना है। तो आपके साहित्य सृजन का की जो यात्रा है, उसका आरंभ है, वो कैसे हुई? पहले मैं ये बात जानना चाहूँगी। जी, आप बहुत धन्यवाद पुनः मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय अवसर है। जी जी, ये बहुत सुखद पल है कि आज हम एक बिल्कुल अलग भूमिका में आप लोगों के बीच में दूरदर्शन केंद्र में उपस्थित हैं। आपका जो ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के मेरे मन भी जिज्ञासाएं रही हैं कि अगर कभी ये सवाल मेरे सामने आएगा तो उसका उत्तर हम क्या दे सकते हैं जी। असल में यह स्वतः स्फूर्त प्रेरणा है मेरे मन में साहित्य सृजन को लेकर के, स्वयं अपने मन से ही आपके स्वतः स्फूर्त। इसलिए कहूँगा कि हमारे परिवार में कोई भी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। जी जी, कोई रचनाकार नहीं है। साहित्य रचनाकार तो होना दूर की बात है, साहित्य के प्रति रुचि भी किसी की नहीं रही है।
और यहाँ तक कि मैं कहूँगा हमारे गांव में, हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसा कोई साहित्य प्रेमी या रचनाकार नहीं रहा कि जो मुझे आगे बढ़ाए या प्रेरित करे या साहित्य में आगे बढ़ने के लिए मुझे काफ़ी ताकत दे। जी जी। तो यूँ कह सकते हैं कि यह स्वतः स्फूर्त ही है और वही एक अंदर की प्रेरणा है, वही एक बेचैनी है, वही एक जिज्ञासा है। कह सकते हैं कि उसी के आधार पर मैं अभी तक चल रहा हूँ लगातार और अपना सृजन कार्य कर रहा हूँ। माँ सरस्वती का वरदान और लेखनी का वरदान आप जन्म के संस्कार के साथ ही लेकर के। बल्कि इस प्रसंग में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था जी जी, तो जैसा कि एक चलन है आजकल कि जब कोई विद्यार्थी, घर का कोई लड़का अगर पढ़ाई कर रहा होता है तो माँ बाप और भाई चाहते हैं कि या तो इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, जी। या प्रशासनिक सेवाओं में जाए। तो उनकी भी मन में यही इच्छा होती थी कि ये ठीक है, इसको कंपटीशन की तैयारी करवाया जाए, सर्विस में जाएंगे, प्रशासनिक सेवाओं में अगर जा सके तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन मैंने उसी समय अपने भाइयों से स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ही काम करने के लिए जाऊंगा और जो नौकरी मुझे इस सृजन के कार्य में सहयोग करेगी, हमारे लिए ताकत बनेगी, हम वही नौकरी करेंगे। और आपको वो रास्ता भी मिला संयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से कहें जी जी। या इस प्रकृति का वरदान कहें, अपने जीवन में मिला हुआ कि हमें अंततः वही मिला जो हम चाहते थे। जी, अभी आगे और भी बात हम करेंगे। उसके साथ साथ जो है आपने बता दिया कि स्वयं ही प्रतिभाशाली जो है, जो लेखन के जो धनी होते हैं, जैसे आप कबीरदास जी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कवियों का नाम लिया जा सकता है कि जिनके पास जो है लेखन, वो तो लिखते नहीं थे लेकिन साहित्य की समझ और सब कुछ जो था वो जन्म से थी। जन्म से थी। कहते जन्मगत संस्कार। हाँ, जी। हाँ। अब आगे जो है आपकी साहित्य की यात्रा तो शुरू हो चुकी। जी। उस बीच में साहित्य की इस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव और मोड़ आए? पहले तो मुझे यह लगता था कि मैं स्वांतः सुखाय सृजन कर रहा हूँ जी। बड़े प्रयास के बाद मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई और फिर एक दिन, जो कि कहानी संग्रह है, और वो पुरस्कृत हुई संयोग से। उस समय सृजन सम्मान जो है रायपुर छत्तीसगढ़ का सृजन सम्मान उस पुस्तक को मिला हुआ है। उसमें करीब 9 कहानियां हैं। तो शुरुआत मेरी बिल्कुल कहानियों से हुई। लेकिन उसके पहले की भी एक कथा मैं बता दूं कि जो पहली किसी भी प्रकार की कृति है वो मेरा उपन्यास है। अच्छा। उस पुस्तक से भी पहले मैंने एक उपन्यास लिखा, धरती करे पुकार। जी जी। वह लिखी गई और सामने भी नहीं आई पाठकों के बीच में, वो बिल्कुल फाड़ दी गई। उसके पीछे की अपनी कथा है, लेकिन वो फिलहाल वो नष्ट कर दी गई, अपने ही मैंने नष्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। उसके पीछे कारण ये है कि पढ़ाई जो हमारी चल रही थी उस समय, इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। घर के लोगों ने समझा कि ये पढ़ाई करेगा या ये लिखने का काम करेगा, अब ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है एक तरह से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, तुम अभी सिर्फ पढ़ाई करो, इस दिशा में तुम्हारा जो प्रयास चल रहा है ये हम लोग इससे खुश नहीं हैं। तो मैंने भी जो है उसको नष्ट कर दिया। अक्सर देखते हैं कि समाज में अभी तो परिस्थितियां बदली हैं, लोग जो हैं आपको प्रतिभाओं को आगे आने दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। लेकिन एक समय था जबकि अगर हमारे देश में कोई साहित्यकार बन करके आगे चलकर अपनी पहचान बनाने जाए तो एक अलग धारणा थी। एक अलग धारणा थी कि लगता था कि वो रोटी कपड़ा का जुगाड़ कैसे करेगा। बिल्कुल। नौकरी की व्यवस्था कैसे कर पाएगा जी। नौकरी हासिल कैसे कर पाएगा। क्योंकि साहित्यकार नौकरी करते हुए साहित्य सृजन कर सके, यह आज भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हाँ, ये मैं आपसे अभी अगले पड़ाव पे मतलब बात करने जा रही थी कि आपको लेखन को लेकर के, साहित्य सृजन को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं रास्ते में, और आपने किन चुनौतियों का सामना किया? मेरे सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे कोई अच्छी पत्रिका प्रकाशित नहीं कर रही थी। मैं लिख तो रहा था और धीरे धीरे अंदर यह प्रेरणा तो थी कि लेखन की दिशा में मुझे मेहनत करनी चाहिए। लेखन में अगर मैं प्रयास करूं तो शायद हम अपने जीवन को अधिक सफल बना पाएंगे। यह गहरा एहसास कहीं न कहीं
बीए के दौरान, बीए की पढ़ाई के दौरान मेरे मन में आ रहा था जी। लेकिन मेरे सामने कोई दिशा नहीं थी, केवल मैं लिख रहा था और शुरुआत सिर्फ छंदबद्ध कविताओं से हुई। जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैंने उपन्यास लिखा, वो नष्ट कर, अपने खुद ही मैंने नष्ट कर दिया उसको। फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे कहानियां लिखने का प्रयास किया, वो कहानियां एक भी नष्ट नहीं हैं, वे सारी उस पहले किताब में प्रकाशित हैं, पहले संग्रह में हैं। अच्छा, ये उसके बाद हमने कविताएं लिखनी शुरू की जी। तो कविताएं शुरुआती मेरी छंदबद्ध कविताएं होती थी, बिल्कुल छंदबद्ध, लेकिन वे छंदबद्ध कविताएं किसी भी पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उस समय छंदमुक्त अधिकतर लोग लिखते छंदमुक्त लिखते थे, कोई छंदबद्ध कविताएं प्रकाशित करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और बीए के दौरान मैं यह जानता भी नहीं था कि साहित्यिक पत्रिकाएं कौन होती हैं। एक भी साहित्यिक पत्रिका मेरे पास नहीं आती थी। जी। यहाँ तक कि किसी पत्रिका के संपादक को भी नहीं जानता था जब मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था। अभी आपको कैसा लगता है कि सारे लगभग प्रतिष्ठित जो संपादक हैं सब आपको जानते हैं? नहीं, सब जानते हैं। इस समय चाहे हंस पत्रिका हो, चाहे नया ज्ञानोदय हो, चाहे वो जो है वागर्थ पत्रिका के संपादक हो, वागर्थ में छपे भी हैं, 3-4 बार मेरा प्रकाशन हुआ है, ज्ञानोदय में छपे हैं, हंस में, कथादेश में, सारी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं मुझे प्रकाशित की हैं और लेख भी प्रकाशित किए हैं, हमारी कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं, तो सारी पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है। और अभी जब आप इतने सालों से पूर्वोत्तर के शिलांग प्रदेश, शिलांग में है, राजधानी में हैं और वहाँ के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं लगातार, तो यहाँ पर लेखन को लेकर के कैसी चुनौतियों का महसूस करते हैं आप? क्या चुनौतियाँ? पूर्वोत्तर मेरे लिए सदैव कह सकते हैं कि एक प्रतीक्षित शिखर की तरह रहा है। जी जी। मैं बहुत सकारात्मक भाव से, बहुत मोह से भरे हुए और ऋण से भरे हुए भाव के रूप में पूर्वोत्तर को देखता हूँ। लेकिन मैं याद कर पा रहा हूँ 15 साल पहले के पूर्वोत्तर के साहित्यिक माहौल को। उस समय मेरे मन में एक बेचैनी थी कि खास तौर पर शिलांग में जो साहित्यिक माहौल है उसका स्तर कम है जी, या कह सकते हैं कि जो गतिविधियां हो रही हैं वो केवल गतिविधियां अपने को खुश करने के लिए हो रही हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए हो रही हैं, और उसका एक स्तर जो होना चाहिए, जिसको हम स्तर कहते हैं, वो चीज नहीं दिख रहा है। उसको लेकर मैंने सवाल भी उठाया एक कार्यक्रम में, तो मेरी बात अनसुनी कर दी गई, बल्कि विरोध भी हुआ वहां पर। तब से मैं एकदम मौन हो गया इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन मौन आपका बहुत सशक्त हो गया। हाँ, मौन सशक्त हुआ। मैं अपने संकल्प को अपने भीतर मैंने बांध लिया एक तरह से। जी। उसको मैं एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ अगर हम बाहर ले जाएंगे इस सोच को, इस संकल्प को, तो शायद मेरा साथ लगभग न देने वाले लोग मिले, या अगर मिले भी तो शायद दूर तक हमारा साथ न दे पाए। जी। तो इसकी वजह से मैंने अपने को सीमित कर लिया। तो ये बहुत, जैसे कि पूर्वोत्तर में जब आप आए और काफ़ी उम्मीद थी उसमें, और जब हिंदी विभाग में आप आए बतौर शिक्षक जी, उस समय से अब तक के शिक्षण की बात आप हटा दीजिए, बिल्कुल शिक्षण की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं साहित्य चर्चा करना चाह रही हूँ। उसमें कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया कि कुछ अंतर आया? परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि पूर्वोत्तर के जनजातीय साहित्य को लेकर के जो एक जागरूकता आई है, या पूर्वोत्तर का जनजातीय साहित्य अधिक से अधिक हिंदी समाज के बीच में आए, हिंदी साहित्य में उसकी पहचान बने और उसका अधिक से अधिक अनुवाद हो, तो वह एक स्पष्ट फर्क दिख रहा है। लेकिन जो साहित्यिक गतिविधियां होती हैं उसमें बहुत विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया। जो रचनात्मक माहौल है, वो रचनात्मक माहौल भी बहुत बेहतर नहीं हो पाया है। मैं कह सकता हूं कि 15 वर्षों के बावजूद शिलांग के साहित्यिक माहौल में बहुत गुणात्मक अंतर नहीं दिखता, नहीं दिख रहा है। वो जहाँ के तहाँ ही है। हाँ, थोड़ा बहुत अब लोग कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत कोई भी गतिविधियां जो हैं आपके हिसाब से उसमें आनी चाहिए। यह न केवल शिलांग या मेघालय के संदर्भ में सत्य है, कट सत्य है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भी कमोवेश यही हालत है। असम में काफी काम हो रहा है।
आसाम में काम हो रहा है। आसाम में काफी काम हो रहा है और हिंदी के प्रति लोगों को के अंदर बहुत इस जागरूकता केवल है। आसाम को विशेष रूप से यहाँ हम अलग कर रहे हैं। अलग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आसाम में वहाँ असमिया भाषा में बहुत उत्कृष्ट सृजन हो रहा है और वो हिंदी में भी काम कर रहे हैं। वो हिंदी में भी काम कर रहे हैं। असमिया और हिंदी के कई सारे अच्छे अनुवादक आ चुके हैं। जी। समकालीन भारतीय समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका कई सारे असमिया हिंदी अनुवादकों को बराबर जगह भी दे रही है। जी। तो ये असम में तो है जी, असम में फर्क है। जी। अभी हम जो है हमारे पास आपकी लिखी हुई वो पुस्तकें हैं हमारे पास, और उस पुस्तकों पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि प्रोफेसर भरत प्रसाद त्रिपाठी जी की लिखी हुई कई इतनी पुस्तकें हैं कि इनसे अगर मैं लगातार चर्चा करूं हर पुस्तकों पे तो कई एपिसोड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ पुस्तकों पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि लेखनी कितनी सशक्त है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि ये पेड़ की एक आत्मकथा जो कि पुरस्कृत भी है, एक पेड़ की आत्मकथा। जी, एक पेड़ की आत्मकथा जो है इस पर हम आज बात करेंगे, और जो कि अनामिका प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है 2009 में। जी। तो ये एक पेड़ की आत्मकथा ये आपके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो कि काव्य संग्रह है। इस पर एक पेड़ की आत्मकथा, क्या इसको देखकर कैसा लगता है कि आप प्रकृति और पर्यावरण से काफ़ी जुड़े हुए हैं और बहुत संवेदनशील हैं? क्या इसमें पूरी कविताएं इसी तरह की लिखी गई हैं? नहीं, इसमें जैसा कि हमारा बचपन गांव में बीता, और जब मैं गांव कह रहा हूं तो गांव का मतलब पूरा कह सकते हैं कि एक संस्कृति और व्यक्तित्व के निर्माण की प्रयोगशाला है गांव। कहीं कहीं हम आज उस रूप में देख रहा हूं। मैं बार बार ये महसूस करता हूं कि अगर गांव में पैदा न हुआ होता जी, तो शायद मेरा जीवन बहुत अधूरा होता। जी। आज हम जो कुछ भी अपने व्यक्ति के रूप में पाते हैं उसमें हमारे गांव का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक पेड़ की आत्मकथा एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने गांव की संस्कृति के प्रति ऋण अदायगी की तरह है, जिसमें प्रकृति है, जिसमें संघर्षशील जीवन है, जिसमें आंसू है, मुस्कान है, जिसमें पीड़ाएं भी हैं, पराजय भी है, सपने भी हैं, सब अपने काव्यात्मक अंदाज में समाये हुए हैं। स्त्री की जो है आपकी इसमें वेदना भी है बहुत। स्त्री के प्रति अब आपने वह मेरी नस पकड़ ली है। स्त्री के प्रति मेरे मन में यकीनन एक अलग एहसास है जी, और वो अपने अपने तरीके से मैं व्यक्त भी करने की कोशिश करता हूँ, अपने कथा साहित्य में भी, अपनी कहानियों में भी। अभी आपकी एक लिखी हुई कविता की एक पंक्ति जो मुझे बहुत छू गई कि स्त्री की कोई अदालत नहीं होती है, स्त्री जैसी कोई अदालत नहीं होती। स्त्री जैसी कोई अदालत मैं अदालत को स्त्री के रूप में देखना चाह रहा हूँ। जैसे कि अदालत पुरुष नुमा अदालतें हैं, हम स्त्री नुमा अदालतें देखना चाहते हैं जिसका पूरा ढांचा ही स्त्री की तरह हो। कितनी सुंदर बात कही है जी, बहुत ही मौलिकता है जी। आपकी जो सोच है, आपका जो अंदाज है कहने का, मतलब इसको यूं समझें कि अदालत बिना स्त्री हुए वह कभी न्याय ठीक ठीक कर नहीं पाएगी। लेकिन न्याय की आंखों में पट्टी बांधी है, न्याय की आंखों में पट्टी बांधी हुई है जी। और पट्टी नहीं बंधनी चाहिए। हालांकि ये अपने संविधान और अपने न्यायालय के उसके पीछे सोच क्या है ये वो जाने, लेकिन मेरे जैसे एक कवि के लिए ये मैं कहूँगा कि अगर स्त्री है तो उसकी आंख खोल देनी चाहिए। इस संग्रह में एक कविता है मर्द औरत। जी जी, इसी संग्रह में थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। थोड़ा मर्द औरत कविता की ट्रेजेडी ये है कि ढांचे से वह औरत है। एक स्त्री का जो ढांचा है उस औरत का भी वही ढांचा है जो हमारे उस कविता के केंद्र में है, लेकिन उसका जो जीवन है जी, वह स्त्री जैसा नहीं रह गया है। वो पुरुष आज के हमारे अपने दुनिया और समाज में पुरुष जिन जिन भूमिकाओं में खड़ा होता है, पुरुष जो कार्य करता है, पुरुष जितना संघर्ष करता है, पुरुष जितना साहसी होता है, पुरुष जितना कठोर शरीर का हो जाता है, हूबहू स्त्री वैसी ही है। जी जी, मतलब उसके हाथ, उसके पांव,
उसकी बाकी पूरी काया, जैसे स्त्री के बारे में एक सौंदर्य परक कल्पना सबके मन में होती है। कोमलांगी कोमलांगी, हाँ, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यथार्थ का सामना कर रही वो है। एकदम बिल्कुल पुरुष की तरह भर मोर्चे पर डट के काम करती है। लेकिन एक बात है, उसका हृदय स्त्री का है। बहुत सुंदर बात कही है। और आगे चल के हम लोग आगे दूसरी किताब पे भी बात करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि आपका कोई एक काव्य पाठ हो जाए जो कि हमारे दर्शक तक पहुंचे। जो आप मैं चाहूंगी कि ये जो बूंद बूंद रोती नदी जो है आपकी अभी है छपी, इसमें से एक काव्य पाठ हो जाए अवश्य। ये अब देखिए कि यह भी एक स्त्री का ही रूपक है। जी जी। बूंद बूंद रोती नदी, नदी स्त्री का रूपक है जी, और स्त्री नदी है। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। जी जी। इस संग्रह में जी चूंकि अधिकांश कविताएं थोड़ी सी लंबी कविताएं हैं, तो आज हमारे पास अवसर नहीं है कि हम लंबी कविताएं पढ़ सकें। हम एक छोटी कविता इसमें से चुनते हैं, उसका पाठ करते हैं। मैं आज पाठ कर रहा हूं कामाख्या मंदिर के कबूतर। बहुत सुंदर। हमारी कामाख्या माँ की भी इस माने वंदना हो जाएगी। जी 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 जी। कामाख्या मंदिर के कबूतर। मंदिर के हजारों फीट नीचे बसा हुआ शहर, मंदिर के हजारों फीट नीचे बसा हुआ शहर, जैसे कदमों में बिछा हुआ सदियों का गुलाम। आकाश का विस्तार जैसे जड़ीभूत कर देने वाली दहशत का तनाव। बहुत सुंदर। दिशाएं बेतरह मौन, दिशाएं बेतरह मौन, जैसे यहाँ के खौफनाक मौसम में उनका कोई वजूद ही न हो। बहुत सुंदर। फिजाओं में कर्फ्यू है, इंच दर इंच मायावी सनसनी खून जमा देती है। झुके हुए क्षितिज की उदासी सन्न कर देती है हृदय। बहुत सुंदर। यहाँ आसपास निरंतर जैसे कोई जादू मंडराता हो। बहुत सुंदर। कामाख्या के पंछी, ध्यान दीजिएगा इस पे। हाँ, कामाख्या के पंछी अब पंछी कहाँ रहे? वे कायदे से उड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, नहीं देख सकते हैं कलरव करना इन्हें कहाँ नसीब। आजाद उड़ने की इनकी कल्पना को जैसे लकवा मार गया हो। बहुत सुंदर। कभी आप कामाख्या जाएंगी, कामाख्या मंदिर, तो आसपास जितने कबूतर वहां होते हैं, आपको यही लगेगा कि ये कबूतर इस परिसर के आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उनके पंख थोड़े थोड़े काट दिए जाते हैं। यह एक रहस्य। आगे देखिए, हर साल की तरह इस साल भी तांत्रिकों के हाथों बलि चढ़ गए बच्चे। यह सदियों की परंपरा है जी। मां कामाख्या देवी को पंछियों के बच्चों का तरोताजा खून ही पसंद है। इसलिए अवघड़ भक्त इन्हें मारते नहीं, सीधे गर्दन ही काट खाते हैं। बहुत। कौन समझाए इन मोहांध कबूतरों को कि लाख तड़फड़ाएं, अहक अहक कर मरें, मां को ढूंढती नन्ही आंखें अब इन्हें नहीं दिखाई देंगी। बहुत सुंदर। बहुत घोंसलों में अब इन्हें अकेले सोना पड़ेगा। मगर इन कबूतरों में भी गजब का पागलपन है। बच्चों के वापस आने की उम्मीद में पल भर के लिए मंदिर का लोभ छोड़ते ही नहीं। मंदिर क्या है? बंकर है, खून से सींचे गए पत्थरों का कैद खाना, जिसमें रोशनी कभी जा ही नहीं सकती, जिसमें भरा हुआ अंधकार कभी निकल ही नहीं सकता। हत्या की सत्ता यहाँ सदियों से कायम है, हिंसा की खेती लहलहा रही है वर्षों से। काल रात दिन तांडव नृत्य करता है, चलते फिरते मुर्दे यहाँ खून पीकर जीते हैं, पढ़ी लिखी भीड़ें यहाँ जीवन भर सड़ती हैं। बहुत सुंदर। इस पर बात की जाए तो काफ़ी वो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही यथार्थ चित्रण और बेहद मार्मिक संवेदनशील विषय पे उठाया है और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी छोड़ दिया है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो ये अभी अब आगे चल करके हम आपकी दूसरी पुस्तक पे बात करना चाहेंगे। मेरी दूसरी पुस्तक है जैसे कि 24 किलो का भूत। ये है 24 किलो का भूत, जिस पर कि हमारे दर्शक जो है सुनना चाहेंगे कि जो लेखक हैं उनके क्यों लिखा, कि इसके पीछे क्या मंशा थी और कैसे इनकी अभिव्यक्ति ने
इस पर इस रूप में जन्म लिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि इसका शीर्षक आप देख रही हैं जी, 24 किलो का भूत। ये शीर्षक ही बहुत ही आकर्षित करता है जी। और ये 2016 में छपी है और साहित्य भंडार इलाहाबाद से। साहित्य भंडार इलाहाबाद से 24 किलो का भूत। हमारे प्रकाशक ने पूछा क्या यह किताब बच्चों के लिए है? भूत है इसीलिए। हाँ, चूंकि 24 किलो का भूत इसका मतलब बच्चों के लिए लिखी गई किताब जी है। जी। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, यह न तो किताब बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जी, और न तो यह कहानी ही बच्चों पर केंद्रित है। ये 24 किलो का भूत असल में एक बौने की कहानी है। वाह। बौना। बौना, ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। बौना है। जी वह बौना, जाहिर सी बात है, बौना है तो उसका वजन वैसे भी कम होगा। जी जी। वह बौना न सिर्फ बौना है बल्कि बहुत दुबला भी है। दुबला है, छोटा है, कम वजन का है और इतना ही नहीं, जब वह कहीं रास्ते पर निकलता है जी, तो गांव के छोटे बच्चे उसको भूत भूत कह करके ओह। चिढ़ाते और भागते हैं। जी जी। तो इसलिए उसका नाम जो है 24 किलो का भूत रखा रख दिया आपने। गया। हाँ। अच्छा। तो कथा तो वही है, लेकिन इस कहानी के पीछे जो मर्म है वो ये कि जो तथाकथित पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य हैं, जो वजनदार हैं, जिनके पास 75 किलो की शरीर है, जो 5 फीट 6 इंच या 6 फीट शरीर वाले हैं, जी जी। वे सारे गलत काम करते हैं समाज में। सारे गलत काम करते हैं। वे लड़कियों की तस्करी करते हैं। उसमें एक ग्रुप है, संगठन है माफिया की तरह, वो 12 साल 13 साल 15 साल के लड़कियों की, गरीब लड़कियों की तस्करी करता है। यह जो बौना है जिसको 24 किलो का भूत हमने नाम दिया है, जी जी। यह उन तथाकथित बड़े पढ़े लिखे वजनदार लोगों से लड़ जाता है। वाह। उन लड़कियों को तस्करी से मुक्त कराने के लिए यह बौना अपने जीवन को समर्पित कर देता है, पूरा लगा देता है और अंततः उनको हार मानना ही पड़ता है कि लड़कियों की तस्करी करते हैं। ओहो। अब आगे जो है मैं लेती हूँ आपको संक्षेप में। पुकारता हूँ कबीर। बिल्कुल, बिल्कुल। पुकारता हूँ कबीर, जो कि अमन प्रकाशन से 2018 में प्रकाशित हुई है। पुकारता हूँ कबीर, ये जो है ये पुस्तक है जो अभी प्रकाशित हुई है। ये कह सकते हैं कि नवीनतम पुस्तक है। नवीनतम पुस्तक है, मतलब अभी तो आपकी योजना भी चल रही है आगे भी। बिल्कुल। इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए। ये पुकारता हूँ कबीर, ये हमारे पिछले 2 संग्रहों की कविताओं का संकलन है जी। एक पेड़ की आत्मकथा और बूंद बूंद रोती नदी जी, जिसमें से हमने 20 कविताओं का चयन किया है। लेकिन इसमें 20 ऐसी कविताएं और हैं जो हमारे पिछले संग्रहों में नहीं है, बिल्कुल नई कविताएं हैं। तो उसको मिला करके पुकारता हूँ कबीर है। इसमें 2 लंबी कविताएं हैं, खास तौर पर एक पान सुपारी, जो कि पूर्वोत्तर भारत की समाज, साहित्य, साहित्य तो नहीं, समाज, संस्कृति, जीवन, रहन सहन और मानस पर केंद्रित है। जी हाँ, जी हाँ। वो पान सुपारी कविता है। और एक लंबी कविता है बंधक देश, जो कि इराक और सीरिया के बीच में जो वर्षों से युद्ध चल रहा है, उस पर ये कविता मैंने पढ़ी है, जो कि बहुत ही मर्मस्पर्शी है और काफी देर तक मैं इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ। इस कविता को बंधक देश एक बार नहीं, कई बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे सुधी और साहित्य प्रेमी हमारी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और आगे हम आपकी भविष्य की योजना सुनना चाहेंगे कि आपकी भविष्य में क्या योजना है साहित्य को लेकर के। हमारी अपनी प्रकृति है और हमारा एक नियम है। अगर मैं चाणक्य के शब्दों में कहूँ तो मनसा चिंतितम कार्ये वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गुणम कार्य चाप नियोजयेत। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर मैं थोड़ा संक्षेप में ही दूंगा जी। कथा साहित्य में हमें कुछ करने का निरंतर शौक रहा। पहली बार मैंने अपने उपन्यास को, जैसा कि अब हमने बताया, कि नष्ट कर दिया। लेकिन
उपन्यास लिखने या कथा साहित्य को आजमाने अपनी कलम के द्वारा, वो शौक मेरा कभी गया नहीं, मिटा नहीं। तो पुनः मैं उपन्यास लिख रहा हूँ इस समय। सुखद है हम लोग के लिए भी। हाँ बिल्कुल। अगले वर्ष मुझे पूरी उम्मीद है कि यह उपन्यास अगले वर्ष पूरा हो जाएगा, और उम्मीद यह भी है कि अगले वर्ष हो सकता है प्रकाशन भी हो जाए। जी जी। तो आप लोग उम्मीद करें कि एक उपन्यास आएगा, और अभी उसका अनावरण मैं नहीं कर रहा हूँ, बस सूचना यही है कि उपन्यास में लिख रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी विधा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल अभी किसी के सामने नहीं आया है। वो है शुद्ध वैचारिकी, शुद्ध विमर्शात्मक और शुद्ध दार्शनिक विषय उठाना। उस दिशा में मेरा पहला प्रयास आरंभ हो चुका है। भौतिक चेतना का अकाल कह सकते हैं कि अभी तक हमने इस भौतिक जगत को, इस दृश्य जगत को, इस सामने प्रस्तुत दुनिया को जैसे भी हमने देखा है, उसको उसके प्रति एक अपने तरीके के नजरिए के साथ में उसको पुस्तक को ला रहा हूं। भौतिक चेतना का अकाल जब भी 1-2 वर्ष में पूरा हो, लेकिन उसको भी लाएंगे। और कुछ हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अगर आपका कोई संदेश आप देना चाहें जी, जो नया लिख रहे हैं, जिनकी लेखनी शुरू हुई है, उनके लिए कोई संदेश आपका? पूर्वोत्तर में रहते हुए मेरे ऊपर भी एक ऋण है कि न केवल अपने ही लिखने को लेकर के संतुष्ट रहूं या अपने लिखने को लेकर प्रयासरत रहूं, बल्कि यहाँ पर अगर बेहतर से बेहतर माहौल हो सके, रचनात्मक माहौल विकसित हो गए, तो उस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएं। बहुत अच्छी। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अपने श्रेष्ठ से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अपने श्रेष्ठ से संतुष्ट नहीं रहना हमने चाहिए। बहुत ही अच्छा लिख लिया, कुछ और लिखे। बिल्कुल। इसके लिए सीधा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, दूसरों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ना चाहिए। और कभी यह मत मानिए कि आप जो लिख रहे हैं वह इतना बेहतर है कि इससे और आगे कुछ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि कभी आप नीचे की ओर मत देखिए। नीचे की ओर देखिए तो हमेशा आपके मन में एक संकल्प का भाव हो। हमेशा ऊपर की तरफ आप निगाह रखाएंगे, हमेशा अपने चारों तरफ की दुनिया को देखेंगे, तब आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। बहुत सुंदर। नीचे की तरफ देखेंगे तो सिर्फ डर लगेगा, आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको आसमान में उड़ने की प्रेरणा जगेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस संदेश के साथ ही जो है, अभी हमारा समय भी हो चला है। लग रहा है कि किताबें जितनी हैं उस पर अलग अलग चर्चा की जाएं और आपको सुनते ही चले जाएं। और बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया कि सीमा जो है, सीमा हम खुद बनाते हैं और उद्देश्य या लक्ष्य भी हम ही निर्धारित करते हैं। याद रखिए कि धरती सीमा नहीं है, वो क्षितिज सीमा होना चाहिए, जहाँ पर हमेशा आसमान और धरती के मिलन की संभावना बनी रहती है। तो उसकी चाहत में, उसको पाने की चाह में हम लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप तो सीमा, मैं कहूँगी सीमाहीन हैं। आगे बढ़ते रहें, भविष्य में अपनी रचनाएं करते रहें और इस साहित्य जगत को अपने साहित्य से प्रकाशित करते रहें, रोशन करते रहें। हमें भी गर्व है कि आपके जैसा साहित्यकार हमारे बीच है। हमारे पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थित है और आज हम उनसे रूबरू बात कर रहे हैं। आपको आने वाले भविष्य में अनेक अनेक शुभकामनाएं और आपका यहाँ पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। पुनः मैं दूरदर्शन केंद्र का आभार और धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से आपका भी कि आपने इस भूमिका में मुझे याद किया है। बहुत लंबे समय के बाद, अरसे बाद दूरदर्शन में आना हुआ और इस तरह के कार्यक्रम में मुझे भागीदारी का मौका मिला। इस सब के लिए समेकित रूप में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूँ।